नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद विजय सिंह और आज बात दिल्ली की। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा यमुना थी। यमुना की सफाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए थे। आम आदमी पार्टी उस पर, जो 10 साल से सत्ता में थी, उस पर सफाई देती नज़र आ रही थी और खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 2025 के चुनाव से पहले यमुना को हम साफ़ कर देंगे और उसमें हम डुबकी लगाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम चुनाव में नहीं आएंगे। लेकिन वो सब कुछ हुआ नहीं और चुनाव की घोषणा के बाद यमुना के लिए अब वो माफ़ी मांगते भी इस चुनाव के दौरान देखे गए और उन्होंने कुछ और समय की मांग की, लेकिन जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने यमुना को साफ करने का, और यहाँ तक कि गृहमंत्री अमित शाह जब अब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने यमुना रिवर फ्रंट की भी बात कही थी कि हम बनाएंगे, और यमुना को देखने के लिए दिल्ली के बाहर के लोग दिल्ली आएंगे। तो अब यमुना की सफाई शुरू हो गई है। आज से इसके लिए एक वर्क प्लान भी कर लिया गया है और एलजी के आदेश से अब इसकी सफाई का काम शुरू हो गया है। सरकार का गठन अभी नहीं हुआ है, लेकिन यमुना की सफाई के काम की शुरुआत हो गई है। यमुना अब दिल्ली में साफ़ होंगी, कैसे साफ़ होंगी, कितनी बड़ी चुनौती है राजनीतिक तौर पर, चुनाव में ये एक मुद्दा थी। ज़रा आप इस पूरे मामले को ज़रा समझने की कोशिश करेंगे और इसका विश्लेषण हम चाहेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर प्रवीण तिवारी हैं और वो बताएंगे इसके बारे में। अब यमुना के दिन बहुर रहे हैं। देखिए, बीजेपी के सामने अभी सबसे बड़ा सवाल तो है सीएम वाला, और सीएम के बाद में अगर दूसरा सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो यमुना है। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि सीएम वाले मसले पर तो कुछ अंदर खाने बात हो गई होगी, कुछ जो विरोध होंगे उससे निपटते हुए जो भी कुछ होगा वो तय हो गया होगा। और एक्शन प्लान, जैसा आपने खुद जानकारी दे भी दी है, यमुना को लेकर शुरू हो गया। थोड़ा ये इससे आगे बढ़कर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यमुना पर राजनीति हुई, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि हमने देखा राजनीतिक रूप से जो मुद्दे आते हैं वो एक दबाव क्रिएट करते हैं, वो कोई भी पार्टी हो। बेशक भारतीय जनता पार्टी पे यमुना को साफ़ करने का दबाव है, लेकिन ये दबाव आना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम जानते हैं कि गंगा को लेकर भी इसी तरीके से पूरा एक अलग मंत्रालय बनाया गया। मैं उसके साथ बहुत जुड़ा भी रहा, बहुत पहलुओं पर जुड़ा रहा, मुझे उसकी काफ़ी जानकारी है। इनफैक्ट नदियों की सफाई को लेकर भी कई ऐसे मुझे अवसर मिले कि मैं इसकी जानकारी गहरे से पा पाया हूँ। नदियों को साफ़ करना मुश्किल नहीं है, नदियों को बचाए रखना मुश्किल नहीं है। मुश्किल होती है इच्छा शक्ति और अदर इश्यूज़, जिनकी वजह से ये बड़े इश्यूज़ गड़बड़ा जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण आनंद जी देना चाहूँगा, और वो उदाहरण है सिंगापुर का। आज सिंगापुर को दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमीज़ में से एक माना जाता है। बहुत ही छोटा सा एक शहर बराबर देश, भारत के एक शहर के बराबर देश है, लेकिन आप देखिए पूरी दुनिया में वाहवाही होती है। आज भारत से भी कई लोग सिंगापुर जाना चाहते हैं, और विदेश यात्रा में पहला उनका अगर कोई एक्सपोजर होता है तो वो वहाँ चाहते हैं। ये बैंकॉक वगैरह छोड़ के सिंगापुर को ही अगर आपको बड़े देश जाना है तो ये माना जाता है। क्या वो कुछ समय पहले तक क्या था? एक भी नदी नहीं है सिंगापुर के पास, अपनी एक भी नदी नहीं है, वो है ही नहीं। उसकी भौगोलिक स्थिति, द्वीप है, समंदर से घिरा हुआ है, पीने का पानी नहीं था, मलेशिया से पानी खरीदता था। बारिश अलबत्ता अच्छी होती है, रिजर्वायर बनाए गए और नदियों की तरह वो जो पानी का संरक्षण होता है उसको क्रिएट कर दिया गया। आज स्टीमर चलते हैं वहाँ पर पानी की 24 घंटा सप्लाई होती है और पानी भी बिल्कुल शुद्ध। वाटर टेक्नोलॉजी में आज इजराइल, सिंगापुर, ये कुछ ऐसे देश हैं जिनकी टेक्नोलॉजी को देखने पूरी दुनिया जाती है। भारत जैसे देश ने भी उनकी तकनीक को अपने साथ में लाने का प्रयास किया। ये सारी चीज़ें हैं, इन सब पर काम हो रहा है, खूब देख कर आ रहे हैं, लेकिन मसला क्या, कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है भारत में? अब भारत पर आइए। अफरात में प्राकृतिक संसाधन है। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने जो भारतीय दर्शन अपनी पुस्तक लिखी, उसमें पहली चीज़ ही लिखी है उन्होंने, यह दर्शन क्यों पैदा हुआ। इससे ज़्यादा सुख से भरी हुई भूमि नहीं हो सकती धरती पर। सब कुछ है, कुदरत ने सब कुछ दे रखा है, और इसीलिए यहाँ पर फिर ये हुआ कि हालांकि उन्होंने विचार ये रखा था कि इसलिए विचार दर्शन इसका अच्छा समय मिल गया है, मतलब ये अच्छी भूमि रही उसके लिए, उर्वरा भूमि रही। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी मैं इसका दूसरा पहलू रखता हूँ आपके सामने। जिसके पास अफरात में होता है उसकी अनदेखी भी सबसे ज़्यादा करता है। हमारे ही देश में नदियों की सबसे ज़्यादा अनदेखी की जा रही है। हमने क्या हालत कर दी उन नदियों की जिन्हें हम पूजते हैं। आज भी देखें ना, प्रयागराज में हम क्या कर रहे हैं, हम इसी संगम को तो पूज रहे हैं। एक तो रही नहीं, सरस्वती है नहीं, अदृश्य है, और यमुना और गंगा
इस त्रिवेणी की हम इतनी उपासना करते हैं कि वहाँ एक डुबकी लगाने के लिए लोग कैसे भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, भीड़ की भीड़ जा रही है। नदियों का इतना महत्व है, उस संगम का इतना महत्व है। उसी संगम में गंगा भी हैं, यमुना भी हैं। यमुना की स्थिति दिल्ली आते आते, बल्कि कानपुर से ही आप देखना शुरू करेंगे गंगा की स्थिति वहाँ से, और ऐसे ही आप यमुना की स्थिति को देखेंगे तो किस तरीके से दिल्ली आते आते यमुना की स्थिति क्या हो जाती है। कहने में बड़ा बुरा लगता है, लेकिन नदी ना होकर वो नाला हो जाता है। हम एक बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में यमुना के किनारे के शहरों में गए थे, दिल्ली से निकलकर नोएडा और गाज़ियाबाद होते हुए आगरा, मथुरा और फिर इटावा में तो हाल ये है कि वो है एरिया, लेकिन वो नाली है एकदम छोटी पतली नाली की तरह गंदी। चित्रकूट में जाके अलकनंदा का बहाव जब आता है तो थोड़ा पानी का फ्लो होता है, जो वो वहाँ तक इलाहाबाद में जाके मिल रही हैं। देखिए, अब नदी का पूरा जो, वो तो यमुनोत्री गंगोत्री से आप पूरा उसका रूट निकालना शुरू करें और देखते रहें कहाँ का, जहाँ जहाँ भी शहरों की बसाहट हुई, जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर नदियों को ख़त्म कर दिया। आप दिल्ली की यमुना को देखिए ना, वहाँ तो कंस्ट्रक्शन को लेकर बड़े विवाद हुए। मैं नहीं जाऊँगा उस पर, बहुत डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा उस पर। फिर अभी बाढ़ क्षेत्र करके अभी मैं देखता हूँ कि उसको पूरा कवर किया गया उस एरिया को, लेकिन कंस्ट्रक्शन फिर भी हो रहा है, कई जगह पर करना ही पड़ रहा है उनको मजबूरी में। तो ऐसा लगा कि पाट दिया गया धीरे धीरे नदी, या नदी खुद ब खुद ख़त्म होती चली गई। ये बहुत ख़तरनाक है। जैसे जंगल फेफड़े होते हैं ना, किसी भी शहर के लिए, किसी भी आबादी के लिए जंगलों को कहा जाता है ये आपके लंग्स हैं इस कुदरत के। उसी तरह से नदियाँ जो हैं वो आपकी नसें हैं, आपकी रगों में दौड़ने वाला खून है। इसको आप सुखा देंगे, ख़त्म कर देंगे तो भी नहीं जी पाएंगे। आपने जो खिलवाड़ किया यमुना के साथ, गंगा के साथ, अब वो हम ही लोगों ने किया है, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें हाँ, मैंने पहले आपको सिंगापुर का एक बड़ा उदाहरण दे दिया। यानी सरकारी इच्छा शक्ति हो तो आप इसको सुधार सकते हैं, ये अच्छी बात है। ये भी बात मैंने शुरुआत में कही, जो आपका मुद्दा है आज का, कि राजनीतिक रूप से ये मुद्दा चर्चा में आया। बेशक ये दबाव के तौर पर अब सामने आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जनता ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। वो झाग वाली तस्वीरें और यमुना की ये हालत है, हम रिवर फ्रंट बनाएंगे, यमुना जी की आरती हो, यमुना मैया की जय। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस जीत के जश्न में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो यमुना माँ की महिमा से शुरुआत की और अंत भी अपने भाषण का इसी से किया। इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि यमुना का क्या महत्व रहने वाला है। यमुना को इतना महत्व जब चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव की जीत के बाद दिया गया है, तो जाहिर तौर पर जो कार्य करने हैं उसमें यमुना बहुत प्राथमिकता से दिखाई देगी। और ये एक बड़ा अवसर है कि जब मैं अभी रवि किशन जी को सुन रहा था, वो हमारे कार्यक्रम में थे, वो गोरखपुर का जिक्र कर रहे थे। गोरखपुर में भी ऐसे एक तालाब है, उसको बड़ा सुंदर विकसित किया गया। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं जहाँ जहाँ भी गया, जितनी जगहों पर देख पाया, नदियों के किनारे जिस तरीके से एक पर्यटन स्थल को डेवलप किया जाता है, दिल्ली में वो संभावनाएं क्यों नहीं बन पाई? कभी आप सोचिएगा इसको। दिल्ली जिसमें से यमुना मैया है, हर लाइफलाइन है, लाइफलाइन है। और लाइफलाइन तो क्या है, अब ग्राउंड वाटर आज एक बड़ी चिंता हो गई। भूकंप आ रहे हैं क्योंकि ग्राउंड वाटर आप ख़त्म करते चले जा रहे हैं। आपको गंगा के पानी की ज़रूरत पड़ती है, उधर से लाइनें खींच खींच के आपको लाना पड़ रही है। और जो आपके पास में सोर्स है, या आप हरियाणा के लिए कहते हैं ना कि वहाँ हथनी कुंड बैराज से पानी नहीं खुला, आप देख रहे थे अभी इससे पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में किस तरह की रस्साकशी चल रही थी। तो एक समय आता है जब यमुना जी में ज़बरदस्त बहाव आता है और सफाई हो जाती है, लेकिन 12 महीने एक नदी का फ्लो क्यों नहीं बना रहता है? और उस पानी को कैसे स्वच्छ रखा जाए, कैसे बनाया जाए? और अभी हम संगम पर देख रहे हैं, अभी मैंने देखा बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई। ये जो पानी आप देख रहे हैं, इसके लिए व्यवस्थाएं की गई होंगी, उसको तैयार किया गया होगा। और इतने करोड़ों की तादाद में लोग, पहले तो 45 करोड़, अब तो 50 करोड़ के 53 पार, अब तो बहुत लंबा आंकड़ा चला गया, इतने लोग आ गए। लेकिन आप देखिए, नदी को व्यवस्थित रखा जा रहा है ना, वहाँ पे यही प्रयास किया जा रहा है और उसमें बहुत हद तक सफल भी हैं। ये कितनी बड़ी बात है। यानी कि आपके पास तकनीक है, आपके पास में प्रयोजन है, आपके पास में इच्छा शक्ति है, तो काम होना। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जिस मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाया और जनता ने जिस मजबूती से इसको हाथों हाथ लिया है, ये काम सबसे पहले होगा। मैंने पहले ही कहा कि सीएम फेज़ जो है वो तो उनका पहला प्राथमिक मंथन है, लेकिन वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। यमुना की सफाई करके एक बड़ा मैसेज दिल्ली की जनता को देना कि हाँ देखिए, आपसे ये वादा किया था, इसको हम पूरा कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ज़रूर करेगी। नहीं करेगी तो फिर वो उसकी समस्या है, जनता देखेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत आशान्वित हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े कदम उठाए हैं। सरकार के अंदर मैं एक
एक तरह से एक जीजी विशा देखता हूँ कि वो किसी कार्य को अगर बोलते हैं तो उसको करने का प्रयास करते हैं, और यमुना की सफाई को अगर इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया तो इसको पूरा किया जाएगा। यमुना साफ़ होती है तो पूरे देश में एक बड़ा मैसेज जाएगा। मुझे लगता है ये सभी नदियों की बात है, बात यमुना तक सीमित नहीं होनी चाहिए, लेकिन देश की राजधानी में है, यमुना पर जोर भी बड़ा पड़ता है, गंदगी भी बहुत गिरती है। और टेक्निकल पॉइंट पर जैसा मैं आपको कह रहा था कि नदियों के विषय में संक्षेप में मैं आपको बता दूँ चलते चलते कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, जो प्रस्तावित थे, वो पूरे नहीं लगाए गए। आज भी गंदा पानी इसमें गिरता है। कहाँ कहाँ से गंदगी आ रही है उसकी रोकथाम करना ज़रूरी है। बहुत सारी तकनीक मौजूद हैं। सिंगापुर जैसे कई देश हैं और कई ऐसे जल वैज्ञानिक हैं जो इस काम को बड़े अच्छे से कर रहे हैं। मैं उनसे संवाद में भी रहा, मैंने उनके कार्य को देखा भी है। कई जगहों पर उन्होंने गंदे से गंदे तालाबों को, गंदे से गंदी नदियों को साफ़ कर दिया है। तो इसको साफ़ करना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं, बस लगना पड़ेगा, इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। 2017 से 21 के बीच में 7,000 करोड़ रुपए करीब करीब इस पर खर्च भी हुए, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है यमुना में। आप जो कह रहे हैं सीवर की बात, गंदे पानी वहाँ जा रहे हैं, नाले के पानी जा रहे हैं, तो अब एक चीज़ ये भी है कि यही अभी पहले चरण में जो प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया है उसमें तो ये चुनौती है, क्योंकि सीवर के पानी को रोकना और उसके लिए एक अलग फ्लो बनाना, कल कारखानों के जो कचरे हैं उसको रोकना। बहुत सारी तकनीकें हैं। एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम सभी जानते हैं कि बहुत सामान्य तकनीक है। फैक्ट्रीज़ को इसके लिए चिन्हित किया गया, और बड़े से बड़े, मतलब कि आप बहुत बड़ी कम्युनिटी या बहुत बड़ी, ये ऐसे छोटे मोटे ट्रीटमेंट प्लांट से नहीं होता, लेकिन बड़ी बड़ी तकनीकें मौजूद हैं। दुनिया भर में इस पर काम हो रहा, भारत में भी कई जगह पर काम हो रहा। जैसे आपने कहा 7,000 करोड़ रुपए, ऐसे ही बड़े बड़े बजट लगाए जाते हैं, उसकी मॉनिटरिंग होना, उस पर अकाउंटेबिलिटी तय होना। यहाँ तक कि कई सेंसर्स, इतने बढ़िया सेंसर्स डेवलप किए गए। मैं ऐसे कई स्टार्टअप्स को जानता हूँ, इनोवेटर्स को जानता हूँ, जिन्होंने ऐसे सेंसर्स डेवलप किए कि कोई भी अगर गलत डिस्चार्ज करता है या जो तय मानक हैं उससे ज़्यादा कोई भी प्रदूषित चीज़ों को डिस्चार्ज करता है नदियों में, तो वो तुरंत उसका मैसेज चला जाता है, अलर्ट चला जाता है। और कई जगहों पर दुनिया भर में, चाइना में, सिंगापुर में, कई जगहों पर इस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो हैं ही, इसी तरह नदी के मोटे कचरे को हटाना हो, पानी को साफ़ करना हो, उसके अंदर जो और अन्य केमिकल्स मिले होंगे या दूसरी चीज़ें होंगी उनको ख़त्म करना, इसके लिए तमाम चीज़ें हैं। बहुत अच्छे वैज्ञानिकों की टीम, अच्छे इनोवेशंस की ज़रूरत है। विज्ञान का साथ मिले, सरकार की इच्छा शक्ति रहे, बजट दिया ही गया है, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करके टाइम टू टाइम उसका आकलन किया जाए कि क्रियान्वयन किस गति से हो रहा है, टाइमलाइन सुनिश्चित की जाए कि इतने समय में ये काम हो जाएगा, उसको डिलीवर करके दिया जाए। बिल्कुल हो सकता है, मैंने देखा है इसको, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि हो सकता है। बस काम इसी शिद्दत से होना चाहिए जैसे चुनाव प्रचार में मुद्दा उठा है, चुनाव जीतने के बाद भी उसी अंदाज में काम होना चाहिए। बिल्कुल, और उसी अंदाज में काम होना चाहिए, और वही शायद अब दिख भी रहा है, क्योंकि सरकार का गठन अभी नहीं हुआ है, लेकिन यमुना की सफाई के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया गया है और उस पर अमल भी शुरू हो गया है, और एक टाइम लिमिट भी तय कर दिया गया है, 3 साल का समय दिया गया है कि जिसमें हम यमुना को साफ कर देंगे। और ये मुश्किल भी नहीं है, प्रवीण जी बता भी रहे हैं, एग्जाम्पल भी दे रहे हैं सिंगापुर का। मुश्किल भी नहीं है, अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यमुना पर आगे भी चर्चा होगी, अभी तो काम शुरू हुआ है और इसका आकलन भी हम लोग आगे भी करते रहेंगे, विश्लेषण करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज की इस चर्चा में भी इतना ही, लेकिन भारत एक्सप्रेस डिजिटल के साथ आप जुड़े रहिए। हर विषय पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। और अभी तक आपने भारत एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।